नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ रीटा रहेजा, गवर्नमेंट कॉलेज श्री करणपुर से। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ। इल्तुतमिश की उपलब्धियों को जानने से पहले मैं आपको इल्तुतमिश का जो प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में आपको बताऊँगी। इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था वो शमशुद्दीन इल्तुतमिश था, और जो इल्तुतमिश का अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश जो था वो तुर्किस्तान के इल्बरी कबीले का था, और जो उसका पिता आलम खां था वो इल्बरी कबीले का प्रधान था। इल्तुतमिश जो प्रारंभ से ही बुद्धिमान और काफ़ी सुंदर था। उसका पिता जो था आलम खां वो इल्तुतमिश को अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा ज़्यादा प्यार करता था, जिस कारण जो उसके अन्य जो भाई थे वो उससे ईर्ष्या करते थे, और इसी ईर्ष्यावश वे उसे पैतृक घर और संरक्षण से वंचित करना चाहते थे, और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने उसे घोड़ों के एक व्यापारी को बेच दिया। घोड़ों के व्यापारी ने इल्तुतमिश को प्रधान काजी को बेच दिया। काजी के पुत्रों ने उसे एक दास व्यापारी जमालुद्दीन को बेच दिया। अंत में मोहम्मद गौरी के कृपा पात्र ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, पराक्रम और स्वामी भक्ति से कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया, और धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा, और जल्दी ही उसके जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। प्रारंभ में उसे सर जानदार के पद पर नियुक्त किया गया। उसके पश्चात उसे अमीर ए शिकार बनाया गया। 1205 ईस्वी में जब गौरी ने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध अभियान किया था, तो इल्तुतमिश ने उसमें अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने ऐबक को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने तथा उसे दास्ता के बंधन से मुक्त करने को कहा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, तो उसने इल्तुतमिश को वहाँ का दुर्ग रक्षक मुक्त कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया, और उसे बाद में बदायूं का हाकिम नियुक्त किया गया। जो इल्तुतमिश था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, इसीलिए उसे गुलाम का गुलाम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता के बल पर वह दिल्ली का सुल्तान बना। 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात लाहौर के सरदारों ने आराम शाह को ऐबक का पुत्र घोषित करके उसे दिल्ली का सुल्तान बना दिया, लेकिन वह एक अयोग्य और कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ, जिस कारण से दिल्ली के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को सुल्तान का पद संभालने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने इस आमंत्रण को स्वीकार करके अपनी सेना के सहित आराम शाह को युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया, और अंत में 1211 ईस्वी में वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, जिस कारण उसे जो है वो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 वर्षों तक शासन किया था। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, जिस कारण वह एक गुलाम का गुलाम था,
लेकिन अपनी योग्यता के कारण उसने अपने स्वामी से पहले ही दास्ता से मुक्ति प्राप्ति कर ली थी। मोहम्मद गौरी ने अपने समय में ही उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। इस कारण ऐबक की भांति सिंहासन पर बैठने के समय वह गुलाम नहीं था, बल्कि वह उससे बहुत पहले ही दास्ता से मुक्त हो चुका था। सुल्तान की उपाधि धारण करना। इल्तुतमिश प्रथम वैधानिक सुल्तान था। उसने अपने सुल्तान पद की जो स्वीकृति थी वो गौर के किसी शासक से नहीं, बल्कि बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्हा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी, वैकिलियत और इजाज़त प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया था। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का पहला स्वतंत्र सुल्तान हुआ और व्यावहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली के गद्दी के दावेदार जो उस समय थे मेन वो थे ताजुद्दीन एल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा को भी समाप्त किया। भारत के तुर्की राज्य को संगठित किया, उसे मंगोल आक्रमणों से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। इस कारण गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित हुआ। इल्तुतमिश जो था वो शमशी वंश का था और वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उसके वंश का नहीं था। अब जो अगला आता है वो है इल्तुतमिश के कार्य एवं उपलब्धियाँ। जब इल्तुतमिश ने शासन को संभाला, जब वो सुल्तान बना, तो जो उसके लिए जो आगे जो थी वो एक फूलों का सेज नहीं था। उसके लिए जो रास्ते थे वो आसान नहीं थे, बल्कि वो काफ़ी कठिनाइयों से भरे हुए थे। और उसने अपनी योग्यता, पराक्रम और बुद्धिमत्ता के बल पर उसने इन समस्त कठिनाइयों को समाप्त करके उसने एक विशाल और एक सुदृढ़ जो है वो तुर्की साम्राज्य की उसने नींव डाली। इसी क्रम में जो सबसे पहले आता है वो है यल्दौज का पतन। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना था तब गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज ने से गजनी राज्य के अंतर्गत भारतीय प्रदेशों का शासक मानते हुए उसके लिए जो है राजकीय चिन्ह भिजवाए, क्योंकि उस समय जो इल्तुतमिश था वो यल्दौज से किसी प्रकार की शत्रुता जो थी वो मोल लेने के स्थिति में नहीं था, जिस कारण से उसने उसके भेजे हुए जो राजकीय चिन्ह थे उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन इल्तुतमिश जो है अपने मन के अंदर ही वह जो इस अपमान था अपना जो यल्दौज द्वारा जो उसका अपमान किया गया था राजकीय चिन्ह भेजकर, उसका प्रतिशोध लेने की प्रतीक्षा में वो रहा। 1215 ईस्वी में जब ख्वारिज़म के शाह ने यल्दौज को युद्ध में परास्त करके उसे गजनी से भगाया, तो उस समय यल्दौज जो है वो लाहौर भाग गया और उसने थानेश्वर तक पंजाब के क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। अब उसका अगला जो इरादा था वो दिल्ली पर आक्रमण करने का था, जिस कारण इल्तुतमिश ने आगे बढ़कर उसका जो है वो सामना करने का निश्चय किया। 1216 ईस्वी में तराइन के जो ऐतिहासिक जो मैदान पर जो दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत जो यल्दौज था वो पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया और कुछ समय के पश्चात यल्दौज का वध कर दिया गया।
इस प्रकार जो इस विजय से इल्तुतमिश को दो तरह से लाभ हुआ। पहला कि जो उसका सबसे बड़ा सिंहासन का जो प्रतिद्वंदी था वो समाप्त हो गया, और दूसरा भारत में जो मुस्लिम राज्य है गजनी के प्रभाव से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। अगला जो आता है वो है चंगेज खां का आक्रमण, यानी कि मंगोल संकट, यानी मंगोल आक्रमण का संकट। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के सामने मंगोल आक्रमण का एक भयंकर संकट उठ खड़ा हुआ, जिसका उसने जो है अपनी कूटनीतिक प्रतिभा के द्वारा उसे दूर करने में सफलता प्राप्त की। जो ये मंगोल जाति थी वो मध्य एशिया के रेगिस्तान में रहने वाली थी, और जो उनका जो मेन जो था सरदार था, जो उनका नेतृत्व कर रहा था वो चंगेज खां था। और चंगेज खां ने जो सबको सेना को संगठित करके चीन, तुर्किस्तान, इराक, मध्य एशिया, फारस पर अधिकार करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। कई इतिहासकार हैं, उनके द्वारा दिए गए जो विवरण हैं उनसे भी ये पता चलता है कि जो मंगोल जाति थी वो काफ़ी बर्बर और रक्त पिपासा थी। चंगेज खां की जो मंगोल सेना थी उसके सामने ख्वारिज़म शाह का जो शक्तिशाली साम्राज्य था वो भी धराशायी हो गया था। चंगेज खां ने जो जलालुद्दीन मांगबरनी था उस पर जो आक्रमण किया, तो उसके कारण जो भाग कर जो वो कहाँ पर आ गया था, जो भारत की सीमा तक आ गया था। और जलालुद्दीन जो मांगबरनी था उसने चंगेज खां के विरुद्ध इल्तुतमिश से जो है वो सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से काम लिया और विनम्रतापूर्वक मांगबरनी को यह संदेशा भिजवाया कि जो भारत की गर्म जलवायु है वो आपके निवास के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, अतः आप पंजाब खाली करके वापस लौट जाएं। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने जो भावी युद्ध की जो संभावना थी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी तरह से सैनिक तैयारियां जो है वो शुरू कर दी थी। जलालुद्दीन मांगबरनी भी जो उसके सामने ऐसी स्थिति थी कि वो इस स्थिति में इल्तुतमिश से बिल्कुल भी उलझना या टकराना नहीं चाहता था, अतः उसने नहीं चाहता था, इस कारण वह जो नहीं चाहता था, अतः इस कारण जो उसके जब नहीं चाहता था, जिसके कारण चंगेज खां ने जो है वो इल्तुतमिश के साथ किसी तरह से युद्ध करना उचित नहीं समझा, और चंगेज खां जो था वो भारत से जो लौट गया, और जिस कारण इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीतिक को सूझबूझ के कारण जो है वो दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के विनाश से बचा लिया। कुबाचा की जो शक्ति कमज़ोर हो जाने के कारण उसे अपने राज्य विस्तार करने का भी सुअवसर मिल गया, अतः जो मंगोल आक्रमण का भय समाप्त हो गया, जिस कारण यह एक इल्तुतमिश की महान सफलता मानी जाती है। अगला आता है कुबाचा का अंत। नसीरुद्दीन जो कुबाचा था वो भी मोहम्मद गौरी का एक दास था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की भांति उसने भी अपने स्वामी की सेवा की थी, और गौरी ने उसे उच्च का सूबेदार नियुक्त किया। कुबाचा ने अपनी योग्यता तथा पराक्रम से मुल्तान, सिबिस्तान तथा समस्त सिंध प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की 2 पुत्रियों से विवाह किया, और उसने ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया। जब ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात कुबाचा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके राज चिन्ह धारण कर लिया।
जो कि इल्तुतमिश के लिए यह एक प्रबल प्रतिद्वंदी सिद्ध हुआ। गजनी के शासक यल्दोज ने उससे लाहौर छीन लिया, परंतु जब यल्दोज इल्तुतमिश के हाथों पराजित हो गया तो उस स्थिति का लाभ उठाकर कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण करके उससे लाहौर छीन लिया। पराजित जो कुबाचा था उसने उस समय तो इल्तुतमिश की जो है अधीनता को स्वीकार कर लिया और उसे वार्षिक कर चुकाने का भी वचन दिया, लेकिन इन सब के पश्चात भी जो कुबाचा था वो एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता रहा और जिस कारण इल्तुतमिश को सदा उसका जो भय बना रहा। जब इसी बीच में जब चंगेज़ खां से पराजित होकर जो ख्वारिज़्म का जलालुद्दीन मांग वर्मी जो था वो पंजाब आ गया और उसने कुबाचा के राज्य में लूटमार कर भारी क्षति पहुंचाई और इल्तुतमिश ने कुबाचा की जो कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाया और एक साथ ही उच्च और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण कुबाचा जो है काफ़ी निराश हो गया और इसी निराशावश जो है उसने 1228 ईस्वी में कुबाचा ने आत्महत्या कर ली और इस तरह से जो है कुबाचा का भी अंत हो गया और इल्तुतमिश को भी जो अपने दूसरा जो प्रतिद्वंदी था कुबाचा उससे जो है वो छुटकारा मिल गया और इसके साथ ही साथ जो सिंध, उच्च, मुल्तान और पंजाब जैसे जो विस्तृत क्षेत्र थे उस पर भी उसका अधिकार स्थापित हो गया, जिस कारण जो दिल्ली सल्तनत है उसकी शक्ति और साधनों में भी काफ़ी विकास हुआ। अब जो अगला आता है वो है बंगाल पर अधिकार। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात जो बंगाल का सूबेदार था अली मर्दान खां, वह एक स्वतंत्र शासक बन बैठा और उसने जो पहले दिल्ली को जो वार्षिक कर भेजता था उसको भी उसने भेजना बंद कर दिया। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। उसने अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए अनेक खिलजी सरदारों के साथ क्रूरता के साथ दमन किया और बहुत को मौत के घाट भी उतारा, जिसके परिणाम स्वरूप जो अधिकतर जो खिलजी सरदार थे वो खिलजी सरदार थे उसके शत्रु बन गए और 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने अली मर्दान खां का वध कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने हिसामुद्दीन एवाज को अपना शासक बनाया। एवाज ने सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। उसने भी जो है इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद ने 1226 ईस्वी में गियासुद्दीन को युद्ध में मारकर बंगाल पर अधिकार स्थापित कर लिया और बाद में 1229 ईस्वी में बंगाल को दोबारा जीतकर उसे दिल्ली राज्य के अधीन एक सूबा बना दिया गया। इसी क्रम में जो अगला आता है वो है राजपूत राजाओं से युद्ध। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात राजपूत और हिंदू शासक पुनः शक्तिशाली बन बैठे, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था वो बहुत ही कम समय का था, जिस कारण उसे जो है वो इनके विरुद्ध जो है ठोस कार्यवाही करने का समय नहीं मिल पाया और इल्तुतमिश भी जो है वो 1225 ईस्वी तक विभिन्न प्रकार की समस्याओं में ही फंसा रहा। इसके पश्चात लेकिन इस सब के बाद भी उसने उनके राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का विस्तार करने का उसने निश्चय किया। इनमें से कुछ राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया और जालोर तथा कुछ अन्य को राज्यों को दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने तथा वार्षिक
कर चुकाने की शर्त पर उनके शासकों को वापस लौटा दिया गया, जिसके अंतर्गत ये रणथंबोर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर जो थे वो राज्य शामिल थे। अगला जो आता है वो है खलीफा द्वारा मान्यता। हालांकि इल्तुतमिश ने जो है वो अपनी सैनिक शक्ति के बल पर ही सिंहासन के अन्य जो दावेदार थे उनको परास्त करके हरा कर दिल्ली के सिंहासन पर अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया था। फिर भी जो इस्लामी कानून के हिसाब से जो उसका राज्याधिकार था वो काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि वह एक दास के रूप में रह चुका था। उसने जो है वो अपने जो 1229 ईस्वी में उसने बगदाद के खलीफा, जिसे मुस्लिम जगत का जो सबसे बड़ा अधिकारी, धर्म अधिकारी और शासन अधिकारी माना जाता था, उससे जो अपने राज्य को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का निवेदन किया। जो बगदाद के उस समय के खलीफा जो खलीफा थे, उन्होंने जो है वो इल्तुतमिश को दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान स्वीकार कर लिया और उसको नासिर अमीर उल मोमिनीन खलीफा का सहायक की उपाधि भी प्रदान की और उसके लिए जो है खिल्लत यानी एक पोशाक भी, उसमें खिल्लत यानी पोशाक को कहा जाता है, उसे भी भेजा। और इस घटना का जो है काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक महत्व भी माना जाता है। जब उसे खलीफा के पद से स्वीकृति मिल गई तो जो उसका वैधानिक पक्ष था वो काफ़ी मजबूत हो गया और जो मुसलमानों के लिए जो उसके शत्रु थे, जो उसे शासक नहीं मानते थे, उनके लिए उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा करना धर्म की अवहेलना के समान माना गया और उस कारण जो है वो काफ़ी लोगों के जो है वो मुँह बंद हो गए और जो उसके लिए जो उसे दास मानकर उसकी जो है आलोचना किया करते थे, अब उसे जो है वो शासक मानने लगे। खलीफा द्वारा जो प्रदान किया गया था सम्मान, उसके कारण जो मुस्लिम संसार था उसमें भी जो इल्तुतमिश का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मान सम्मान बढ़ गया था और अब दिल्ली जो है वो एक स्वतंत्र राज्य बन गया था और सुल्तान का पद भी कानूनी तथा वंशानुगत बन गया था। दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश से पहले जितने भी मुस्लिम जो बादशाह थे, उन्होंने लाहौर को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश एक पहला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, जिस कारण वह दिल्ली का पहला सुल्तान भी कहलाया। अगला आता है 40 तुर्क गुलामों के दल की स्थापना। जो इल्तुतमिश था उसने अपने जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए बहुत से योग्य और विश्वास पात्र जो उसके साथी थे, जिन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, उनको एकत्रित करके जो 40 तुर्कों के गुलामों के एक दल का उसने संगठन किया यानी उनका गठन किया। क्योंकि जो तुर्क जो अमीर थे, उनके जो भावी जो होने वाले विद्रोह को रोकने और अपनी जो स्थिति थी उसको भी काफ़ी मजबूत बनाने की दृष्टि से इल्तुतमिश ने जो है बड़ी ही कूटनीति से काम लिया। इस कारण उसने जो है वो एक जो उसके प्रति जो निष्ठा रखते थे और उसके प्रति जो ईमानदार थे, उन दासों का उसने एक नया जो दल बनाया और इसमें जो थे वो 40 लोगों को शामिल किया गया, जिस कारण इसे चरगान भी कहा जाता है, 40 दास अमीरों का दल भी कहा जाता है और जिसे जो है तुर्कान ए चिहालगानी के नाम से भी जाना जाता है। और उसने जो है इन लोगों को जो है वो प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया और जो ये लोग थे दल के सदस्य की जो उन्नति थी वो इल्तुतमिश की कृपा पर ही निर्भर थी, जिस कारण ये लोग हमेशा ही उसके प्रति निष्ठावान बने रहे।
तो जो ये 40 मंडल है या फिर जो ये 40 गुलामों के दल का जो गठन है, इसके बारे में आपसे छोटा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से इसको आप ध्यान देना जब इसे पढ़ाते हो। अब है अगला जो है वो है इल्तुतमिश की मृत्यु। इल्तुतमिश का जो आखिरी जो अभियान माना जाता है वो बामियान का अभियान, जो बयाना भी जिसे कहा जाता है, वो माना जाता है। और इल्तुतमिश जब इसका जो है आक्रमण करने के लिए जाते समय जो मार्ग में जो है इल्तुतमिश बीमार हो गया, और जिसके पश्चात इल्तुतमिश की जो बीमारी है वो बढ़ती ही गई और वो ठीक नहीं हो सका, और जिस कारण 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसने अपनी सैनिक सफलताओं और कूटनीति के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। तो ये थी इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ, और उसने किस तरह से इन कठिनाइयों पर सफलता प्राप्त की। अब हम जानेंगे कि इल्तुतमिश का जो चरित्र का हम मूल्यांकन, इसमें सबसे पहले जो आता है वो है राज्य निर्माता और महान विजेता। मोहम्मद गौरी ने भारत में जिस मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी, उसके राज्य के निर्माण का उसे या उसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को कोई समय ही नहीं मिल पाया। मोहम्मद गौरी जो था वो मध्य एशिया की जो उलझनें थी, कठिनाइयों थी, उसमें ही व्यस्त रहा, जिस कारण उसे राज्य निर्माण का अवसर नहीं मिला। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसका समय जो बहुत कम था, सिर्फ केवल 4 वर्षों तक था, जिसमें उसे जो है वो काफ़ी कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ा, और वो कोई भी ऐसा सुदृढ़ और जो है वो जो सुदृढ़ और स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सका। डॉक्टर AR त्रिपाठी लिखते हैं, भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का प्रारंभ वास्तविक रूप में इल्तुतमिश के राज्य से ही होता है। अतः इल्तुतमिश को ही यह काम संभालना पड़ा। वह एक वीर तथा कुशल सैनिक और महान विजेता था। उसने दास के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया, और अपनी योग्यता के बल पर ही वह दिल्ली का सुल्तान बना। अतः इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। अगला है योग्य शासक। इल्तुतमिश जो था वो काफ़ी योग्य शासक था, और बचपन से ही वो काफ़ी जो था वो प्रतिभाशाली था। उसमें दूरदर्शिता और कूटनीतिज्ञ भी कूट के भरी हुई थी, और गुलाम का गुलाम होते हुए भी उसने जिस तेज गति से विकास और उन्नति की ओर बढ़ा, और अंत में उसने अपने जितने भी प्रतिनिधि थे, जैसे कि यल्दोज कुबाचा, उसका दमन किया और सुल्तान के पद को प्राप्त किया। ये सब जो भी उसने जो कठिनाइयाँ थी, जो उसके मार्ग में जो अवरोधक थे, जो समस्याएं उठ खड़ी हुई थी, उन सब का जो उसने सामना किया, वो उसकी एक जो है वो योग्यता का ही प्रमाण माना जाता है। अगला है साहित्य एवं कला प्रेमी। इल्तुतमिश सुसभ्य था, और उसने अपने दरबार में ईरानी राज दरबार के रीति रिवाजों और व्यवहार का आरंभ किया। वह विद्वानों और योग्य व्यक्तियों का सम्मान किया करता था। उसके जो समकालीन विद्वान थे वो थे मिन्हाज उस सिराज, मलिक ताजुद्दीन, निज़ामुल मुल्क, मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन, हसन औरी और फ़खरुल मुल्क इसामी जैसे जो थे उसके दरबार में योग्य व्यक्ति सम्मान प्राप्त किए गए थे। जो ये विभिन्न योग्य व्यक्तियों के कारण ही उसका राज दरबार सुल्तान मोहम्मद गजनवी की भांति ही गौरवपूर्ण बन गया था।
इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने कि लाहौर के स्थान पर जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उसे दिल्ली सल्तनत के सम्मान के अनुकूल सुंदर और वैभवपूर्ण बनाया। उसने दिल्ली में विभिन्न तालाब, मदरसे, मस्जिदें और इमारतें बनाई। उसने कुतुब मीनार को काम पूर्ण करवाया जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन उसको पूरा करवाने का कार्य जो था वो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था और जिसे कि प्रारंभिक इस्लामी कला का एक श्रेष्ठ नमूना भी माना गया है। अगला आता है धार्मिक विचार। इल्तुतमिश कट्टर असहिष्णु सुन्नी मुसलमान था। शिया मुसलमानों तथा हिंदुओं के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। वह धार्मिक विचारों का व्यक्ति था और रात्रि के समय वह पर्याप्त समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत किया करता था। परंतु डॉक्टर के निज़ामी का कहना है कि जो उसकी राजनीतिक उसके धार्मिक विचारों से पृथक रही, यह ठीक ही प्रतीत होता है। वह अपने जो धार्मिक विचारों के कारण तत्कालीन धार्मिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करके अपने राज्य को नैतिक समर्थन दिलाने में भी सफल रहा। लेकिन जो प्रत्येक जो अवसर होते थे उसमें जो उलेमा वर्ग से वो सलाह लेना आवश्यक नहीं मानता था और जो इसका जो प्रमाण है वो ये माना जाता है कि जो इल्तुतमिश ने जो है वो अपने पुत्रों के बजाय जो अपनी पुत्री थी रजिया सुल्तान उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। अगला आता है वीर एवं साहसी। इल्तुतमिश एक साहसी सैनिक तथा अनुभवी सेनापति था। इसका जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह से उसने एक गुलाम होते हुए भी उसने जो है अपनी योग्यता का परिचय दिया और एक से जो भी सैनिक अभियान थे उसमें जो उसने अपनी भाग लेकर जो है उसने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मोहम्मद गरी के समय में भी खोखरों के विद्रोह को दबाने, यलदौज और कुबाचा को समाप्त करने तथा जो बंगाल एवं राजस्थान के युद्ध में जो उसने अपनी वीरता का परिचय दिया वो इसी बात का प्रमाण है। अगला आता है दूरदर्शी एवं कूटनीतिज्ञ। इल्तुतमिश जो था वो एक दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ शासक था और जो इसकी दूरदर्शिता का जो महत्वपूर्ण जो प्रमाण जो उदाहरण माना जाता है वो था चंगेज़ खां और जलालुद्दीन के साथ जो उसने व्यवहार किया वो अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया, क्योंकि उसने जो है जलालुद्दीन मांगबरनी जो था उसको सहायता ना देकर उसने चंगेज़ खां से किसी प्रकार की शत्रुता मोल नहीं ली, जिस कारण उसने अपने जो है वो जो था शासन था उसको जो चंगेज़ खां के आक्रमण से बचाया। मंगोलों के आक्रमण का जो भय था शासन पर वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, जिस कारण चंगेज़ खां था जो उसने उसके शासन पर आक्रमण किए बगैर ही वो भारत से वापस लौट गया, जिस कारण मंगोल आक्रमण का जो एक भयानक खतरा था वो भारत से हट गया। इल्तुतमिश भारत का एक महान शासक था और उसे भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। उसे जो उसने वैधानिक रूप से जो है वो अपने सुल्तान पद की जो उसने स्वीकृति प्राप्त की थी, इस कारण जो है उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डॉक्टर के निज़ामी ने इस बारे में लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ एक जो दिमागी आकृति बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन और एक शासक वर्ग जो है वो प्रदान किया था। तो इल्तुतमिश जो है वो इस प्रकार ये माना जाता है कि जो इल्तुतमिश है वो गुलाम शासकों में सबसे श्रेष्ठ शासक था। उसने जो नवस्थापित जो तुर्की राज्य की रक्षा करने, उसे सुदृढ़ बनाने, उसे एक राजधानी प्रदान करने, उसे एक स्वतंत्र संगठित तथा वंशानुगत राज्य बनाने का श्रेय भी जो है वो इल्तुतमिश को ही जाता है। तो इस संबंध में जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं उन्होंने भी लिखा है
कि जो इल्तुतमिश है वो निसंदेह गुलाम वंश का जो था वो वास्तविक संस्थापक था और इल्तुतमिश जो है वो गुलाम शासकों में सबसे महान शासक था। तो ये था इल्तुतमिश के बारे में जो उपलब्धियाँ और उसकी जो है वो उपलब्धियों का मूल्यांकन। अगले जो क्लास में मैं आप लोगों को रजिया सुल्तान के बारे में बताऊंगी, जो कि इल्तुतमिश की जो है उत्तराधिकारी के रूप में उसने शासन को संभाला। तो आज की ऑनलाइन क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।